नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे मुंबई से आप खबरदार देख रहे हैं। हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उस गेस्ट हाउस के बाहर इस समय मौजूद हैं, जहां पर सबकी निगाहें इसीलिए हैं क्योंकि आज तो रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा की पूछताछ यहां पर हुई है, लेकिन कल के दिन हीरोइन नंबर 1 बॉलीवुड की यानी दीपिका पादुकोण यहीं पर आने वाली है। यहीं पर वो पूछताछ होगी दीपिका पादुकोण के साथ, इसके साथ ही श्रद्धा कपूर हो या फिर सारा अली खान हो, जिनकी पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पे होने वाली है। लेकिन एक एक सच निकल कर आएगा, क्योंकि उस सच को उखाड़ने में इस समय हम भी इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं। ये मुहिम इसीलिए है क्योंकि बॉलीवुड को ड्रग्स मुक्त होना है। सिर्फ बॉलीवुड नहीं, समूचे शहरों में अगर कहीं भी किसी कोने में है, देश में अगर कहीं किसी कोने में है, क्योंकि ड्रग्स का ये जो काला दाग होता है उसे दूर होना ही चाहिए। आइए सबसे पहले हम खबरों के लेंस से, जरा खबरदार के लेंस से इन खबरों को परख लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या आज हम आपके सामने दिखाने वाले हैं। तो बॉलीवुड के ग्लैमर का नशा उतारने वाली आज की बड़ी खबर है कि करण जौहर की पार्टी का वीडियो एनसीबी के स्कैनर पर है। जब इस पार्टी की भी जांच होगी, इसमें दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, विक्की कौशल सहित कई सितारे मौजूद थे। एनसीबी को इस पार्टी पर पूरा शक है। एनसीबी को लग रहा है कि इस पार्टी में कोकीन का इस्तेमाल हुआ था। आज हम करण जौहर की इस बदनाम पार्टी का विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनसीबी 27 जुलाई 2019 को हुई इस पार्टी की जांच अब 2020 में कैसे करेगी। दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के लिए शनिवार का दिन भारी है, क्योंकि कल इन तीनों से एनसीबी ड्रग्स मामले में पूछताछ करने वाली है। खासतौर पर दीपिका के लिए मुसीबत बढ़ गई है। जिस ग्रुप में दीपिका ड्रग चैट कर रही थी, उस ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका निकली और ये बात दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने आज एनसीबी को बताई। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स वाले सवालों की फायरिंग करेगा, गोलियां दागेगा। आज एक्ट्रेस रकुलप्रीत से 4 घंटे की पूछताछ हुई है। रिया की मुसीबतें बढ़ गई हैं। रकुलप्रीत ने रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स का सारा ठीकरा फोड़ा। इसके बारे में भी विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा सुशांत की रहस्यमयी मौत की जांच में नया मोड़ आया है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का आरोप है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि गला घोंट कर उन्हें मारा गया। अभी सीबीआई की जांच रिपोर्ट और एम्स की फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। दावा यह है काफी सनसनीखेज है, इसकी भी पड़ताल हम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की डेट शीट आ गई है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, 3 चरणों में वोटिंग होनी है। 10 नवंबर को नतीजा आना है। कोरोना काल में हो रहे चुनाव कितना बदला होगा ये आपको बताएंगे और आपको किसानों के विरोध की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बताएंगे कि कृषि बिल के विरोध में किसानों की देशबंदी का आज असर क्या रहा। देखिए, जांच शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में। क्या हत्या है, क्या आत्महत्या है? अगर आत्महत्या है तो उकसाया किसने और हत्या है तो किसने की? तो ये सारी चीजें सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन उसके साथ ही एनसीबी भी पहुंच गई इस जांच करने के लिए। ईडी की भी जांच शुरू हो गई, लेकिन एनसीबी की जांच सबसे तेज रफ्तार से चली और अब जानकारी यह आ रही है कि एनसीबी के रेडार पर करण जौहर की वो पार्टी है जिसकी तस्वीरें सबके सामने हैं। किस तरीके से जुलाई के महीने में 2019 में हुई वो पार्टी, बड़े बड़े नाम। आजकल तो वैसे भी किसी को नहीं पता चलता, किसी भी बॉलीवुड के सितारे को नहीं पता चलता कि कब उसका नाम सामने आ जाए। कहीं कोई व्हाट्सएप चैट न सामने आ जाए, कहीं कोई ऐसा लिंक न निकल आए कि उन्हें भी पूछताछ के लिए यहां पर एनसीबी के सामने पेश होना पड़ जाए। इसीलिए अब जब एनसीबी के रेडार पर वो पार्टी है तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि तफ्तीश कैसे होगी इस पार्टी की। बताया जाता है कि यह वीडियो 27 जुलाई 2019 का है, जब करण जौहर ने पार्टी दी थी। लेकिन अब यह पार्टी सितारों के गले की हड्डी बनने वाली है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि करण की नाइट पार्टी में सितारे नशे में चूर थे और नशा शराब का नहीं बल्कि ड्रग्स का था। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 27 जुलाई 2019 को हुई करण जौहर की इस पार्टी पर अब एनसीबी की नजर है। एनसीबी इस पार्टी में ड्रग कनेक्शन की जांच कर सकती है, यानी फिल्मकार करण जौहर पर भी अब एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। एनसीबी उनसे पूछताछ कर सकती है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुके करण जौहर के उस तथाकथित ड्रग्स पार्टी का वीडियो तो आपको याद ही होगा, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर समेत तमाम बॉलीवुड के सितारे थे। जी हां, अब उसी वीडियो पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अपनी जांच शुरू करने जा रही है और जांच की आंच सबसे पहले आ रही है करण जौहर पर। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम
करण जौहर को संबंध कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होगी दीपिका पादुकोण के लिए। एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास उनका करिश्मा से ड्रग्स चैट है, तो दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण भी इस तथाकथित ड्रग्स वाली पार्टी में दिख रही हैं। बहरहाल सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में करण जौहर को सम्मन भेजा जा सकता है। सिर्फ करण जौहर ही नहीं, इस वीडियो में दिख रहे तमाम सितारों से एनसीबी सवाल जवाब कर सकता है, क्योंकि इस वीडियो की जांच शुरू होगी तो हर एक सेलिब्रिटी सवालों के फायरिंग रेंज में होगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और फिर दीपिका का ड्रग कनेक्शन सामने आने पर इस वीडियो की जांच की मांग तेज हो गई। इस मामले में करण जौहर के खिलाफ अकाली दल के नेता और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा भी मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने पहले भी शिकायत की थी और अब उन्होंने इसको लेकर फिर से ट्वीट किया है, जिसमें करण जौहर से पूछताछ की बात कही गई है। अपने ट्वीट में सिरसा ने लिखा, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जल्द ही एनसीबी करेगी करण जौहर को भी समन। करण जौहर से होगी 2019 वाली ड्रग पार्टी वीडियो के बारे में पूछताछ। यहाँ पे बॉलीवुड स्टार नशा कर रहे हैं, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। ये नशे कर रहे थे, नशे से ग्रस्त लोग हैं, समाज को खराब करने का काम करते हैं, और इन नशेड़ियों की जगह जेल है, समाज नहीं। अब सवाल उठता है कि किसी भी वीडियो के आधार पर नशे की पार्टी का दावा कितना सही है। ये कैसे साबित होगा कि वीडियो में दिख रहा शख्स नशे में ही है? अगर वीडियो में कोई नशे में दिख भी रहा है तो इससे ड्रग्स की बात कैसे साबित होती है? क्या सफेद रंग की हर चीज ड्रग्स ही मानी जाएगी? एनसीबी के सामने इस वीडियो के पीछे ड्रग्स एंगल की सत्यता की जांच करना बड़ी चुनौती है। ये जो फोटोग्राफ्स हैं, जो इस तरह के वीडियोस हैं जो पार्टियों में कोई नशीला पदार्थ लेते हुए इन चीजों को इंगित करते हैं, इसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन जब तक इसका नहीं हो जाए, इन फोटोग्राफ्स की जब तक पुष्टि न हो जाए फॉरेंसिक साइंटिफिक एग्जामिनेशन के द्वारा, और साथ में जब तक कोरोबोरेटिव एविडेंशियरी वैल्यू इसकी स्टैब्लिश न हो जाए, कोरोबोरेटिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के द्वारा, तब तक ऐसे फोटोग्राफ्स और ऐसे वीडियोस अमान्य होते हैं और इनकी कोई फॉरेंसिक एडमिसिबिलिटी और लीगल एडमिसिबिलिटी नहीं होती। इधर एनसीबी की जांच की आंच आज करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन तक भी पहुंच गई। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद के घर छापा मारा। उनके घर से गांजा बरामद भी हुआ है। एनसीबी ने क्षितिज रवि प्रसाद के अलावा उनके करीबी और धर्मा प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा से भी पूछताछ की है। मुंबई से श्वेता सिंह और अरविंद ओझा और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ तंसीम हैदर, आज तक। एक एक सच सामने आएगा, एक एक सच को सामने आना ही होगा, क्योंकि उसके लिए सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हम आपको ये भी बता दें कि अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर, और साथ ही दीपिका पादुकोण से जो कल पूछताछ होनी है सब पर बातचीत होगी। साथ ही चित्रा त्रिपाठी जो लगातार सुबह से बनी हुई है खबर पर, वो भी हमारे साथ इस समय जुड़ी है। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं कि जब करण जौहर और विक्की कौशल, दो लोग जो इस पार्टी में हैं, उन दोनों से जब यह सवाल पूछा गया था, पिछले साल हमने पूछा था इसी पार्टी को लेकर, पहली बार ये नहीं आया है संदेहों के दायरे में। क्या कहा था इन दोनों ने, पहले जरा इनका जवाब सुन लेते हैं और उसके बाद हम अपने संवाददाताओं के पास जरा चलेंगे। Would I be stupid in bright lights to put out a video of a group of friends if there was a consumption of any medical substance? My house and where I stay and everybody who's visited my house, my mother lives on the same level as that particular drawing room. She was with us, sitting, she had dinner with us, we were chatting, it was that kind of evening. She went back and then this video was taken, and after that there was this big uproar on social media, and I was really angered with the kind of responses that were coming in. And then poor Vicky, coming out of a bout of dengue, he scratched his nose. And that went into a tiz. It's ridiculous. And I've said that the next time there are people who make these allegations, baseless allegations and accusations, we will deal with that very strictly. This is the night Karan calls all of us, ki, we are just chilling, let's hang together. Like, okay, fine. And we go there. And 3 days before this night, I had just recovered from dengue. For 10 days, I've been sitting at home under dengue, and it was the most boring thing to be a part of. And I start recovering. Doctors say you can get back to shoot, you can start doing workshops and stuff. I start doing that, and I go there, and it was, I think, 1 a.m. or 1:30, I don't know what. But we were just chilling. 5 minutes before this video was made, Karan's mom is there. She's come back from some trip that she had gone to, and she's chidkoing Ganga Jal on our foreheads.
And she goes back to her room to go to sleep, and he makes this video. And this was not the first take. Karan had attempted some 4 times. Four times he had attempted to make this video, and he didn't get its perfect shot. Karan was even having a pout while making the video when he was not in the video. But so for the first 3 takes, we were all, hey, what's up? Hey. By the 4th time, we were like, Karan, just get done with your video, man. And so this time, we didn't know that he's going to make a video. So everybody's like reacting to the video. अरविंद ओझा, मीठी बातों में उलझाना, एक इंटरव्यूअर की बातों का सामना करना और एनसीबी के सवालों का सामना करना, कितना बड़ा फर्क होता है इन दोनों में। यहाँ पर आप सीधे सीधे कह दें कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया है, अरे ये तो बेवकूफी है, कैसे कोई ये समझ सकता है? रिया चक्रवर्ती ने भी इंटरव्यू में कहा था मैं तो ड्रग्स नहीं लेती और आज सलाखों के पीछे है। अरविंद ओझा जी देखिए श्वेता, अगर बात चली है करण जौहर की तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो धर्मा प्रोडक्शन है जिसके सर्वे सर्वा है करण जौहर, उनके एक डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद फिलहाल इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनसे पूछताछ चल रही है, जबकि धर्मा प्रोडक्शन में काम कर चुके बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर अनुभव चोपड़ा जो क्षितिज प्रसाद के दोस्त हैं, उनसे भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। और देखिए पूछताछ चल रही है ड्रग्स मामले को लेकर। जो धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, उनका नाम एक ड्रग पैडलर अनुज केसवानी ने लिया था। तो बात करण जौहर के वीडियो से निकली है, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन तक आंच पहुंच चुकी है। यहाँ पर फिलहाल पूछताछ चली है। दूसरा आपने सवाल पूछा श्वेता कि धर्मा प्रोडक्शन तक आंच पहले ही पहुंच चुकी है, धर्मा प्रोडक्शन तक ही आंच पहुंची है और वहां जो पूछताछ चल रही है, वहां जो बरामदगियां चल रही हैं, वो आगे तक गिरेबान तक पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते हैं। किस तरह की बातें, किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले जरा खबर की पूरी पिक्चर आप देख लीजिए। खबर की पूरी पिक्चर देखिए, जिसमें हम आपको समझाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में अगर पूछताछ होनी है, बातचीत चल रही है, जांच चल रही है, तो खबर की पूरी पिक्चर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं आपको क्या कह रही है। सबसे पहले केस वीडियो की फोरेंसिक जांच होती है। यह देखा जाता है कि वीडियो सही है या नहीं। यह भी जांच होती है कि कहीं वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। लेकिन करण जौहर की पार्टी में कुछ स्टार्स दिख रहे हैं। आरोप यह है कि ड्रग्स के नशे में थे। ऐसे में सिर्फ वीडियो के आधार पर कुछ भी साबित नहीं होता। अगर किसी वीडियो में कोई नशे में दिख रहा है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थिति के अनुसार सबूतों के आधार पर जांच होगी। पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज होंगे। सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा, ड्रग्स की चेन साबित करनी पड़ेगी। अगर इस पार्टी में ड्रग्स पहुंचे तो कैसे पहुंचे, किसने सप्लाई की, आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया यानी खरीद फरोख्त को स्थापित करना होगा। यह काम इतना आसान नहीं है जितना कि सुनने में लग रहा है। लेकिन दीपिका पादुकोण को अगर यहां पर बुलाया गया है, जिन चीजों का खुलासा अभी तक हुआ है, एक व्हाट्सएप चैट आपने देखा है, लेकिन वो सिर्फ एक अंश है व्हाट्सएप चैट का, एक अंश है उस व्हाट्सएप चैट का, और वो दरअसल एक ग्रुप था और ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण थी। इसीलिए अगर वो इनकार भी करती हैं तो किस आधार पर करेंगी, कैसे इन चीजों के बारे में बोलेंगी। करिश्मा की आज पूछताछ यहीं पर हुई है, करिश्मा से पूछताछ यहीं पर हुई है। बहुत सारे सवालों का जवाब उसने यहां पर दिया है। अब किन सवालों का कैसा जवाब दिया है दीपिका पादुकोण जब सामने होंगी और दोनों का आमना सामना भी कराया जाएगा तो क्या निकलेगा, जरा ये रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स चैट सामने आई, दीपिका कुछ नहीं बोली। गोवा से मुंबई आ गई लेकिन चुप्पी नहीं तोड़ी। लेकिन शनिवार को उन्हें एनसीबी के सामने अपना मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी खुद दीपिका की है। वरना एनसीबी के पास ऐसे एक नहीं कई सबूत हैं जो दीपिका को ड्रग्स मंडली की एक्टिव मेंबर साबित करने के लिए काफी है। सबसे बड़ा सबूत तो ये ड्रग्स चैट है, जिसमें दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से हशीश मांग रही है। जानकार मानते हैं कि इस चैट के बाद अब दीपिका को ही यह साबित करना होगा कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिए। और अब तो 28 अक्टूबर 2017 की इस ड्रग्स चैट का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स चैट सामने आए हैं, दीपिका पादुकोण खुद उस ग्रुप की एडमिन थी। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप शुरू तो हुआ था टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान और दीपिका के बीच बिजनेस को लेकर, लेकिन लगता है ये ग्रुप ही ड्रग्स के लेन देन का जरिया बन गया। इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्वान की टैलेंट मैनेजर जया साहब भी एडमिन के तौर पर जुड़ी थी। व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स को लेकर ऐसे और भी कई चैट्स हैं जिसमें दीपिका का एक्टिव रोल था।
ड्रग्स के फेर में फंसी दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी मैनेजर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज घंटों पूछताछ की। पूछताछ में करिश्मा ने बताया है कि साल 2017 का वो चैट जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से ड्रग्स की डिमांड कर रही थी, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था। उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण थी और सदस्य के तौर पर करिश्मा और जया शाह थी। करिश्मा के इस खुलासे के बाद दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी, देखना होगा वो इन सवालों के क्या जवाब देती हैं। दीपिका के खिलाफ ये तस्वीर भी बड़ा सबूत है, जिसमें वो उसी दिन मुंबई के कोको क्लब के बाहर दिखी थी, जिस दिन 28 अक्टूबर 2017 को करिश्मा से चैट में वो हशीश मांग रही थी। कोको क्लब में पार्टी के बाद दीपिका के अलावा कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी नशे की हालत में क्लब से बाहर निकलते हुए कैमरों में रिकॉर्ड हुए थे। बॉलीवुड में ड्रग्स के मकड़जाल की जांच कर रही एनसीबी को करिश्मा और दीपिका पादुकोण का वो चैट मिला, जिसमें कि 27 अक्टूबर 2017 को दीपिका कौन कंपनी में काम करने वाली करिश्मा से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पास माल है। उस माल से उनका मतलब था कि क्या उनके पास में गांजा या चरस है, और उसके बाद में उसी रात एक पार्टी होती है। एनसीबी यह पता करना चाहती है कि क्या उस पार्टी में दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स अपने लिए मंगवाया था या किसी और के लिए। और ये स्थिति आगे कुआं पीछे खाई की तरह है, क्योंकि अगर दीपिका पादुकोण ये मानती हैं कि ये ड्रग्स उन्होंने अपने लिए मंगवाया था तब भी वो फंसती हैं, और अगर ये ड्रग्स किसी दूसरे के लिए मंगवाया था तब भी वो फंसती नजर आ रही हैं। करण जौहर की पार्टी का ये वीडियो भी दीपिका पादुकोण के खिलाफ सबूत बनेगा, जिसमें दीपिका भी मौजूद थी। और अब तो ये बात भी सामने आ चुकी है कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद के कई ड्रग पेडलरों से संपर्क थे। ये बात न सिर्फ दीपिका बल्कि उस पार्टी में मौजूद बड़े बड़े स्टार्स के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। जया शाह और करिश्मा प्रकाश से एनसीबी की पूछताछ हो चुकी है। जाहिर है उनके बयान भी दीपिका के खिलाफ बड़े सबूत साबित होंगे। जया शाह ने एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने वाले कई सेलिब्रिटीज के नामों का खुलासा भी किया है, जबकि दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने भी एनसीबी के सामने कई राज खोले हैं। ऐसे में दीपिका को अपने खिलाफ सबूतों को झुठला पाना मुश्किल हो जाएगा। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने घंटों इस दफ्तर में पूछताछ की। करिश्मा वही है जिनका दीपिका पादुकोण के साथ साल 2017 का ड्रग्स वाला चैट आया था। पूछताछ में करिश्मा ने बताया कि ड्रग्स चैट दरअसल एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था, जिसकी एडमिन कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण थी। लेकिन कई सवालों के जवाब करिश्मा ने गोलमोल दिए। शायद यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करिश्मा को कल भी बुलाया है। कल दीपिका पादुकोण भी एनसीबी के इस दफ्तर में होंगी। पहले अकेले दोनों से पूछताछ होगी, उसके बाद दीपिका पादुकोण को करिश्मा के सामने बिठाकर पूछताछ होगी और सामने रखा जाएगा ड्रग्स वाला वो चैट जिसमें दीपिका पादुकोण पूछ रही थी माल है क्या। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। सामने रखा जाएगा ड्रग्स वाला वो चैट जिसमें दीपिका पादुकोण ये पूछते हुए सबने पढ़ा है, सबने देखा है, हमने आपको दिखाया है कि क्या उस चैट में हुआ था। चित्रा त्रिपाठी, इतने दिनों से दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में अपनी फिल्मों के डायलॉग्स रखती थी। आज सवालों के जवाब याद हो गए होंगे। इतना आसान होगा क्योंकि एक सवाल नहीं, सवाल के सप्लीमेंट्री भी बहुत पूछे जाएंगे। रील और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है श्वेता। कितना भी रट्टू तोता की तरह वो जवाब को याद कर ले अपने बड़े बड़े वकीलों के जरिए, लेकिन यकीनन एनसीबी की टीम भी यहाँ पर कच्ची गोलियां नहीं खेल रही है। यही कारण है कि देखिए दीपिका पादुकोण जो हीरोइन नंबर 1 के तौर पर जानी जाती हैं, अगर उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने दफ्तर बुलाता है तो इसके माने बहुत बड़े हो जाते हैं। कल सुबह 10 बजे उनको यहाँ पर आना है, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को एनसीबी का जो मुख्य दफ्तर है दूसरी जगह, वहां पर 10:30 बजे उनको बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर ड्रग्स सिंडिकेट को ऑपरेट
लीक करने के आरोप दरअसल लग रहे हैं दीपिका पादुकोण पे, क्योंकि बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उस ग्रुप में कहा जा रहा है कि 12 लोग जुड़े हुए थे। ये 12 लोग और कौन कौन से हैं, एनसीबी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन 3 नाम उस ग्रुप में बिल्कुल साफ हैं। पहला जया साहा, दूसरा करिश्मा और तीसरा खुद दीपिका पादुकोण। इसी वजह से दीपिका के सामने आगे कुआं पीछे खाई, ये ड्रग्स ऐसी गले की फांस है जिसको वह ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है। देखिए, बड़ी बड़ी फिल्मों के जरिए एक बहुत अच्छी छवि देश के सामने दीपिका पादुकोण ने भले ही रखी हो, एक आदर्श गढ़ने की कोशिश की हो। रणवीर सिंह जी, पर्दे पर एक छवि बना लेना, पर्दे पर एक किरदारों के जरिए छवि बना लेना उधार की छवि होती है, लेकिन असली जिंदगी में किस तरह की छवि आपकी होती है वही महत्वपूर्ण होता है। और दीपिका पादुकोण जब यहाँ पर सवालों के जवाब देंगी तो उन्हीं चीजों का ध्यान उन्हें रखना होगा। सरकारी गेस्ट हाउस है, सामने की तरफ गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का चर्चित, सामने की तरफ समंदर है, पूरा फिल्मी सेट है, लेकिन रियल लाइफ में बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उनसे सामना होगा, हीरोइन नंबर 1 का सामना होगा, उनसे पूछा जाएगा ये जो ड्रग्स का चैट है जिसमें ये बताया जा रहा है, आप पूछ रही है करिश्मा से कि माल है क्या, ड्रग्स के बारे में पूछ रही है, इसके बारे में जो बताइए। मुंबई में इसी जगह पर दीपिका पादुकोण को कल आना है। उनके सामने एनसीबी के अधिकारी होंगे। एनसीबी के सवाल तैयार हैं। दीपिका को एक एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल नंबर 1, मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स मंगाने वाली चैट पर उनका क्या कहना है। सवाल नंबर 2, ड्रग्स खुद के लिए मांग रही थी या किसी और के लिए। सवाल नंबर 3, अगर ड्रग्स खुद के लिए मांगे थे तो कब से ड्रग्स ले रही हैं। सवाल नंबर 4, अगर दूसरों के लिए ड्रग्स मंगवाए थे तो वो कौन लोग हैं। शुक्रवार का दिन हमेशा ही बॉलीवुड के लिए बहुत अहम रहा है, क्योंकि शुक्रवार के दिन धड़कनें रुकती हैं। फ्राइडे ब्लॉकबस्टर, फ्राइडे बॉक्स ऑफिस क्या नतीजे देगा, लेकिन आज के शुक्रवार का दिन भी बॉलीवुड की धड़कनों को रोक रहा है। भले ही पूछताछ यहां रकुलप्रीत सिंह के साथ हुई है और करिश्मा से, लेकिन करिश्मा की पूछताछ के आधार पर ही दीपिका पादुकोण का जो सवाल है वो तय किया जाएगा। अब दीपिका के पास 2 रास्ते हैं, या तो ड्रग्स मांगने वाली चैट की सच्चाई स्वीकार कर लें या फिर इनकार कर दें कि ये चैट उनकी नहीं। सच्चाई स्वीकार करेंगी तो मुसीबतें बढ़ेंगी, इनकार करेंगी तो भी मुसीबतें कम नहीं होंगी, क्योंकि ये 3 साल पुरानी चैट है, लेकिन कंफर्म चैट है। इसका सबूत आज तक दे चुका है। चैट में दीपिका ने कोको क्लब में पार्टी की बात की थी, उस पार्टी की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, इसीलिए चैट से दीपिका इनकार नहीं कर सकती। करिश्मा को पहले ही समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है। बाद में पता चला कि वो भी दीपिका पादुकोण के साथ गोवा में है, जहां पर हमारे सहयोगी अशोक सिंघल है। उसके बाद दोनों को ही समन भेजा गया और बोला गया कि ठीक है, आप दोनों ही आइए, क्योंकि आप दोनों का ही ड्रग्स को लेकर चैट था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरी तरह से तैयार है। सवालों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त दीपिका पादुकोण के लिए तैयार है। वो ड्रग्स वाला चैट भी सामने रखा जाएगा, तो ऐसे में देखना होगा कि जो दीपिका पादुकोण है वो क्या कहती हैं। अगर वो ना कहती हैं तो सवाल पूछा जाएगा कि फिर आप ड्रग्स किसके लिए मंगवा रही थी। अगर दीपिका ये कहेंगी कि उन्होंने अपने लिए ड्रग्स नहीं मंगवाए थे तो फिर एनसीबी के सवालों की लिस्ट और लंबी हो जाएगी। अब दीपिका से और कड़े सवाल होंगे। सवाल नंबर 5, अगर आपने दूसरों के लिए ड्रग्स मंगवाए थे तो और कब कब मंगवाए। सवाल नंबर 6, क्या ड्रग्स के लिए पैसे दिए गए, पेमेंट कैसे और किसने किया। सवाल नंबर 7, क्या मैनेजर करिश्मा के अलावा किसी और से भी ड्रग्स मंगवाती थी। दीपिका ने अगर ये माना कि उन्होंने खुद के लिए ड्रग्स मंगवाए थे तो उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। अगर दीपिका ने ये कहा कि उन्होंने ड्रग्स अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए मंगवाए तो उनका हाल रिया जैसा होगा। देखिए, अगर वो इनकार करती हैं तो फिर ये होगा कि प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स, यानी आप किसके लिए ड्रग्स मुहैया करा रही थी, और फिर ड्रग्स मुहैया करा रही थी तो क्या आपने पैसे लिए थे क्या। और अगर फाइनेंशियल एंगल इसमें सेट हो गया तो नहीं पैसे दिए तो उसके बाद खरीदा, मतलब तो 27A, फिर 10 साल की सजा, रास्ते बंद सारे, फिर रास्ते बंद। उसके बाद फिर ये समझ लीजिए कि जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। रिया चक्रवर्ती जेल में है, अभी तक जमानत नहीं मिली है। दीपिका पादुकोण अपनी कानूनी टीम से सलाह ले रही हैं, लेकिन उनके बचने के रास्ते कम हैं। उनके पास एक ही रास्ता है, वो एनसीबी को सब सच सच बता दें, क्योंकि उनसे पूछताछ के लिए सवाल बहुत हैं। सवाल नंबर 8, क्या ड्रग्स मंगवाने के बाद कोको क्लब में ड्रग्स पार्टी की थी। सवाल नंबर 9, क्या बॉलीवुड के स्टार्स की पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 10, बॉलीवुड स्टार्स के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में और क्या जानती है।
वो कहीं डिप्रेशन में थी इसीलिए ले रही थी। देखिए वो तो सब अलग, ये कानून नहीं मानता है। कानून की नजर में अगर आप ड्रग्स लिया आपने तो आप दोषी हैं, लेकिन आपने ड्रग्स लिया और किसी दूसरी जगह सप्लाई किया तो पेडलर की आप फैसिलिटेटर के तौर पर सामने आती है, तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ेंगी। दीपिका पादुकोण से पूछताछ इस केस का बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इसके बाद जांच के नए रास्ते खुल सकते हैं और लपेटे में कई और बड़े चेहरे आ सकते हैं। श्वेता सिंह और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। दीपिका पादुकोण जो है वो बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनों में से एक है। यहां तक कि हम ये समझें कि अपने मेल काउंटरपार्ट्स को टक्कर देती हैं तो वो गलत नहीं होगा। कुछ आंकड़े हम आपको बताते हैं दीपिका पादुकोण से जुड़े हुए। देखिए 2020 की एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार दीपिका फिल्म इंडस्ट्री में कुल ब्रांड वैल्यू के मामले में नंबर 3 पर है, तीसरे नंबर पर, और 3 दिन के एड शूट के लिए वो करीब 8 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। फिल्मों की बात करें तो दीपिका इस समय करोड़ों रुपए का दांव लगा हुआ है उन पर। वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। फिल्म 1983 पर जो बनी है वर्ल्ड कप पर 83, उसके 105 करोड़ रुपए। फिल्म रानी 40 करोड़, फिल्म महाभारत बजट 60+ करोड़, फिल्म शकुन बत्रा की अगली फिल्म है, उसका नाम नहीं रखा गया है अभी, 40+ करोड़। लव रंजन की अगली फिल्म 60+ करोड़। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म XXX4 जिसका बजट है 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी करीब 665 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर 970 करोड़ रुपए से भी अधिक, यानी दीपिका पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का दांव लगा हुआ है। खैर दीपिका पादुकोण से तो कल बातचीत होगी, कल पूछताछ होगी उनसे यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस गेस्ट हाउस में। लेकिन आज जिनसे पूछताछ हुई है रकुलप्रीत सिंह। 11 बजे का समय था, 10:30 बजे डॉट यहां पर पहुंच गई थी और उसके बाद से 11 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हुई। 2 बजे दोपहर में करीब यहां से निकल गई। पक्की सहेली बताई जाती है रिया चक्रवर्ती की क्लासमेट बताई जाती है वो। लेकिन यहां पर जब उनसे सवाल पूछे गए रिया चक्रवर्ती के बारे में खासकर, तो उन्होंने उल्टा रिया चक्रवर्ती को ही फंसा दिया। बॉलीवुड का ये ओपन सीक्रेट ओपन होकर भी पर्दे में था, पर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की जांच क्या हुई, नशे की काली दुनिया की असलियत सामने आ गई। भारी ना नुकुर के बाद आज सुबह करीब 10:30 बजे रकुलप्रीत एनसीबी की लेंस में आई तो आते ही रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स का ठीकरा फोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी सवालों के साथ बिल्कुल तैयार थी। पूछताछ शुरू हुई तो रकुलप्रीत को रिया के साथ उनके चैट का हिस्सा दिखाया गया। पूछा गया कि क्या ये चैट उनका है और क्या वो ही रिया से चैट कर रही थी। सवालों के जवाब देते हुए रकुलप्रीत सिंह ने अपनी दोस्त रिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। एनसीबी को दिए उनके जवाबों से जो बातें निकली उनमें 5 बातों पर गौर करिए। पहली बात, रिया ड्रग्स मंगवा रही थी। दूसरी बात, रिया का ही सामान उनके घर पर था। तीसरी बात, रकुल के मुताबिक उसने कभी भी खुद ड्रग्स नहीं लिए। चौथी बात, रकुल का दावा है कि उनका ड्रग पेडलर से कोई कनेक्शन नहीं है। पांचवी बात, लेकिन उन्होंने ये माना कि रिया से उनकी चैट के दौरान ड्रग्स पर बात हुई थी। यानी रकुलप्रीत सिंह ने साल 2018 में रिया चक्रवर्ती से अपनी ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली। ये चैट एनसीबी के पास है, लिहाजा रकुलप्रीत ने इस चैट पर बात मानना ही ठीक समझा। लेकिन वो ड्रग्स लेने, ट्रांसपोर्ट करने, ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा होने से साफ इनकार कर रही हैं। इसके लिए वो किसी भी मेडिकल टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। कानून में तू मैं की जगह नहीं होती। कानून में इस बात की जगह नहीं होती कि तुमने किया नहीं तुमने किया। रकुलप्रीत सिंह अगर इस चीज को कह रही हैं कि रिया चक्रवर्ती ने उनसे कहा था उनके घर पर ड्रग्स को रखने के लिए, तो इसका सीधा मतलब है वो चाहती हैं कि सजा कम से कम रहे, वो किसी भी तरीके से इस मामले में फंसे नहीं। लेकिन ये बड़ी खबर है, कानूनी तौर पर यह बड़ी खबर है कि एनसीबी अभी उनके मामले में भी अपनी तफ्तीश जारी रखेगी। लेकिन रकुलप्रीत की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। आज की पूछताछ में उन्होंने ये बात मानी कि उनके घर पर रिया ने ड्रग्स रखवाया था। नशीला पदार्थ घर पर रखना गंभीर अपराध है। तो यहाँ सवाल ये है कि जब रकुलप्रीत का ड्रग्स से कोई लेना देना था नहीं, तो उनके घर पर ड्रग्स क्यों रखा हुआ था और वो गैर कानूनी चीज घर पर क्यों रखी हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और रिया चक्रवर्ती की दोस्त रही रकुलप्रीत सिंह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी अस्थायी दफ्तर में घंटों पूछताछ चली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछा
कि साल 2018 का रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स वाला चैट क्या आपका ही था। रकुलप्रीत सिंह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कबूला है कि जी बिल्कुल 2018 में रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। दूसरा सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछा कि क्या आप कभी ड्रग्स लेती हैं। रकुलप्रीत सिंह ने सिरे से इसको खारिज कर दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक रकुलप्रीत सिंह को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। जांच आगे भी जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को रकुलप्रीत सिंह के बयान पर भरोसा नहीं है। दरअसल रकुलप्रीत और रिया दोनों अच्छी दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे की राजदार भी हैं। रकुलप्रीत रिया के साथ सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में भी आया जाया करती थी, लेकिन अब जब ड्रग का खेल बेनकाब हुआ है तो ब्लेम गेम का सिलसिला साफ नजर आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो पूरा मामला है, उसकी जो पूरी जांच है, वो आकर अब ड्रग्स की जांच पर अटक गई है। और सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं, पिता के जो वकील हैं विकास सिंह, उनकी तरफ से सीधे तौर पर शक जताया गया है। अब सीबीआई को लेकर आखिर इस तरह की नाराजगी क्यों आ गई, क्यों इस तरह की छटपटाहट आ गई, इसको लेकर हमने कई सवाल उनसे किए। क्या सुशांत केस को छोड़ फैशन परेड करवा रही है एनसीबी? जो भी ये इनका जो नारकोटिक्स का एंगल है, नारकोटिक्स के एंगल में जिस तरह से मुंबई पुलिस एक फैशन परेड करा रही थी, उसी तरह से लग रहा है जैसे कि अब बड़े बड़े स्टार को बुला करके सारा मीडिया अटेंशन उधर ले जाया जा रहा है। क्या सीबीआई सुशांत केस की जांच में कर रही है देरी? आज के दिन में ये समझ में नहीं आ रहा कि सीबीआई को इस मामले को अबेटमेंट टू सुसाइड से मर्डर में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये सवाल सुशांत सिंह के परिवार की तरफ से वकील विकास सिंह ने पूछा है और एक दावा भी किया है। बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमेटी में है, उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फोटो थे, और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। यही दावा विकास सिंह पहले ही ट्विटर के माध्यम से कर चुके थे। दावा ये कि एम्स के डॉक्टर ने परिवार को खुद बताया है कि सुशांत का 200% मर्डर हुआ है। विकास सिंह का कहना है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं सुशांत के परिवार की तरफ से कह रहे हैं। परिवार को एक कुछ दिनों से एक ये एहसास जैसा हो रहा है कि कहीं न कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पर कि शायद सारी बातें ना आ पाए। सुशांत की मौत को मर्डर बताने के दावे पर सुशांत के परिवार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एम्स की तरफ से सफाई आ चुकी है। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, वकील विकास सिंह का बयान ऐसे समय में सही नहीं है। हत्या या आत्महत्या के बारे में अभी कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। हमारी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। गर्दन पर निशान से साफ नहीं कहा जा सकता ये हत्या है या आत्महत्या। एम्स ने विकास सिंह के दावों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन वो अब भी अपने दावे पर अडिग है और अब तो सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉन्क्रीट मिला है कि नहीं मिला है, देखिए नॉर्मल सीबीआई इतने बड़े मामले में नॉर्मली प्रेस स्टेटमेंट देती है। आज तक एक भी प्रेस स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से नहीं आया है, जो कि बहुत अजीब है। इतने बड़े मामले में जहां पूरा देश जानना चाह रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है, आज तक सीबीआई की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया। ये खुद एक गंभीर बात है। और आज के दिन में क्या उन्होंने पाया है नहीं पाया है उसके बारे में खुलासा करें। परिवार को भी तो पता चले कि क्या नहीं पाया है, तो अगर हमको कुछ एक्शन लेना तो हम एक्शन लेंगे, परिवार की तरफ से हम कोर्ट को मूव करेंगे। वैसे तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में राजनीति भी काफी हुई थी और उस राजनीति को सीधा कनेक्ट किया गया था बिहार चुनाव से। बहरहाल बिहार में बिहार चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो गया है। इस बार थोड़ा हट के होगा, कोरोना काल में पहली बार चुनाव होने वाला है। लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद ऐसा होगा कि प्रचार के मैदान में नहीं है। 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया जिंदाबाद। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ कोरोना काल के सबसे बड़े चुनावी युद्ध की रणभेरी बच गई है। As the pandemic spread across the world, the first reaction of the election management bodies of many countries where elections were
due was to postpone the elections. It was realized that some way would have to be found to balance the democratic rights of the citizen, of the electorate, to choose their representatives, while also making a very sincere effort and systematic effort to protect the health and safety of the people. बिहार में चुनाव 3 चरणों में होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट पड़ेंगे। 3 नवंबर को दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 7 नवंबर को तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग होगी। इन 243 सीटों के चुनाव नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। हम तो हमेशा कहते हैं जनता मालिक है। जनता को तय करना है कि उसको किसको मौका देंगे, और हम लोगों ने जो काम किया है तो उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि हर बार चाहे किसी भी प्रकार का ओपिनियन या बहुत लोगों की राय आती, हम लोग हर एक तैयारी हमारी है, लेकिन हमसे ज्यादा तैयार बिहार का किसान है, बिहार का मजदूर है, बिहार का वो नौजवान जो बेरोजगार है। पूरी जनता बिहार की तैयार है। एनडीए सरकार को इस बार सत्ता में बिल्कुल नहीं आने देगी बिहार की जनता, ये कंफर्म है। कोरोना की वजह से बिहार का ये चुनाव नई परंपराओं के बीच होगा, जिसमें नई चुनौतियां तो होंगी तो कुछ संभावनाएं भी होंगी। नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़कर पोलिंग का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट पड़ेंगे। नॉमिनेशन के दस्तावेज, हलफनामा और सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑनलाइन भरा जा सकता है। नॉमिनेशन करने आने वाले उम्मीदवारों के साथ सिर्फ 2 लोग होंगे और गाड़ियां भी 2 से ज्यादा नहीं रखी जा सकेंगी। 80 से अधिक उम्र के मतदाता पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। वोट मांगने के लिए 5 से अधिक नेता कार्यकर्ता लोगों के घरों तक नहीं जा सकेंगे। कोरोना के इस संकट काल में चुनाव आयोग 7 लाख से ज्यादा सैनिटाइजर, 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट्स, 6.5 लाख से ज्यादा फेस शील्ड्स और 7 करोड़ से ज्यादा सिंगल यूज ग्लव्स का इंतजाम कर रहा है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले वोटर्स के लिए अलग से गाइडलाइन जारी होगी और पोलिंग स्टेशनों पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे। लेकिन बिहार का चुनाव इन असाधारण परिस्थितियों वाले चुनाव के लिए ही दिलचस्प नहीं, बल्कि इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि चुनावी सीन से आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव गायब हैं। तो जेडीयू इस बार लालू के 15 साल बनाम नीतीश के 15 साल का दांव चल रही है, जबकि आरजेडी बदलाव की उम्मीद कर रही है। पटना से सुजीत झा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। 3 किसान बिलों को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन भी हो रहा था। जो अलग अलग किसान संगठन हैं, उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं। दरअसल अलग अलग देश के हिस्सों को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा असर नजर आया पंजाब में, हरियाणा में। वहां के किसान संगठनों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, हर जगह किसी न किसी रूप में इसका असर दिखा। लेकिन कृषि मंत्री की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है। 265 से अधिक किसान संगठनों ने अपने भारत बंद में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। सड़कों को जैम करने की कोशिश की, रैलियां निकाली, मार्च किया। विरोध है उन 3 बिलों का जो किसानों से जुड़े हैं, जिन्हें बीते संसद सत्र में सरकार पास कराने में कामयाब हुई है। वैसे तो ये देशव्यापी आंदोलन था, लेकिन इसकी धमक सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में दिखी। हमारी ये मांग है 250 संगठना की कि ये जो कानून बनाने जा रहे हो, इसको कानून ना बनाया जा। तीनों जो कानून हैं ये देश उजाड़न के हैं, खेती विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। इनको वापस लिया जाए फौरी तौर के ऊपर। पंजाब में 31 किसान संगठनों ने संपूर्ण बंद बुलाया था। नाराज किसान हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक अपने विरोध का झंडा बुलंद करते नजर आए। सड़कों पर उतरने वालों में अकाली नेता भी थे। अकाली दल अभी तक एनडीए में ही है, लेकिन हरसिमरत कौर विरोध में मोदी सरकार छोड़ चुकी है।
पंजाब हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। मेरे पास 6 बीघे जमीन है, 2 क्विंटल बीघे के हिसाब से उसमें 12 क्विंटल धान पैदा होते हैं। 2 महीने बचा लिए, मैं 10 क्विंटल धान अपना दिल्ली बेचने लेके जाऊंगा। दिल्ली से सटे नोएडा में यूपी पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात कर रखा था और प्रदर्शनकारी किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। चुनावी मोड में आ गए बिहार में आरजेडी नेताओं तेजस्वी और तेज प्रताप ट्रैक्टर चलाकर सड़कों पर आए। दक्षिण में बेंगलुरु के हाईवे से लेकर तमिलनाडु के त्रिची में सड़कों पर प्रदर्शन हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सामने आकर किसानों से कह रहे हैं कि वो विपक्ष के भुलावे में न आएं। मंडियों के बाहर उपज की खरीद, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मनचाहे भंडारण की छूट देने वाले इन तीनों बिलों पर कृषि मंत्री भरोसा दे रहे हैं कि ये किसानों के अच्छे दिन लाएंगे। जो मंडी की जंजीरों में वो जकड़ा हुआ था, इस एक्ट के बाद वो मुक्त हो सका है और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो कर सकता है। तीनों बिलों के जरिए आजादी के बाद किसानों पर असर डालने वाले सबसे बड़े बदलाव की तैयारी है, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार कैसे इन्हें लागू करेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। नोएडा से मिलन के साथ पंजाब हरियाणा बॉर्डर से सतेंद्र चौहान, आज तक। जी, समझाना तो दूसरी बात है, इसे लागू कैसे किया जाएगा उस पर सबकी निगाहें रहेंगी और किसानों को भी ये देखना है कि अगर कहा जा रहा है कि इन बिलों से फायदा है तो किस तरीके से। बहरहाल खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये गेस्ट हाउस है जहां पर दीपिका पादुकोण कल सुबह सुबह 10 बजे जिनकी पेशी यहां पर होनी है, साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पर जो दूसरी जगह है वहां पर 2 अभिनेत्रियों की पेशी, हर जगह आज तक की नजर रहेगी। संवाददाताओं का जाल हमारे समूचे मुंबई में है। क्या होता है इस पूरे मामले में, निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी है, इस तफ्तीश को, इस जांच को, ताकि स्वच्छता बनी रहे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।